जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है नेशन बिल्डिंग। ये आपके 12th क्लास के पॉलिटी का सबसे पहला चैप्टर है। क्या? आपका नेशन बिल्डिंग। हम लोग यहाँ पर अपने देश के आज़ादी से जुड़े सभी बातों को यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे और साथ ही साथ ये आपके बोर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपका 2021 में होने वाला है, ठीक कोरोना खत्म होने के बाद। तो हम लोग देखते हैं, ये दिन था, दो डेट आता है यहाँ पर 14 to 15 अगस्त 1947। अब इस दिन का बात मैं बताता हूं। ये वो दिन था जिस दिन हमारा भारत देश आजाद हो रहा था। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। लेकिन इन द मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त इंडिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी ये जो 14 से 15 अगस्त का दिन था 1947 का, ये हमारे आजादी का भी दिन था और पाकिस्तान के भी एक पाकिस्तान कंट्री यहां से बनकर क्या हो रहा था, तैयार हो रहा था। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो सिंपली इट वाज दैट डे फॉर विच इंडियंस वाज वेटिंग फॉर, इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर, जिसके लिए भारतीय क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ये वो दिन था आजादी का। और इसी दिन तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान से देखना, जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने तुम्हारा एड्रेस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और इसी दिन तुम्हारे जो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया था, एड्रेस किया था। असेंबली, सॉरी, AWSEMBLY, ओके। असेंबली को क्या किया था, एड्रेस किया था। वहां पर उस सभा में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मालूम है कि यहाँ पर हमारा भारत का संविधान क्या हो रहा था, बनकर तैयार हो रहा था। लेकिन ये जो 14 से 15 अगस्त मैंने लिखा है, इसका लिखने का वजह ये है एक तरह से कि भारत को आजादी तो मिल रही थी, भारत को आजादी तो मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कठिनाइयां और बहुत ही परेशानियां थी। वो कठिनाई और वो परेशानियां और वो दर्द किस बात की थी? क्योंकि उस दिन जो हमारा देश था वो एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में बंटने वाला था। वो क्या था? इंडिया और तुम्हारा दूसरा देश पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसका उदय भारत से हुआ, जिसका अस्तित्व का निर्माण ही किससे हुआ? भारत से। वो इसी दरमियान हुआ था। तो इस बीच में हमारे जो बहुत सारे डिमांड थे, लोगों के बहुत सारे आवाज थे, बहुत सारे लोगों के आवाज थे, बहुत सारे लोगों के डिमांड थे, बहुत सारे लोगों के शौक थे, है ना। लेकिन उन सभी चीजों के बीच में दो चीज जो था बहुत ज्यादा कॉमन था, टू गोल्स। There were two goals on which everyone agreed upon it. And what were these goals? ये दोनों गोल्स थे कौन? तो वो ध्यान से सुनना। सबसे पहला गोल्स ये था, आफ्टर इंडिपेंडेंस we shall run our country through democratic गवर्नमेंट। सबसे पहला गोल्स क्या था? ये जो सबसे पहला गोल्स ये था कि आजादी के बाद जो हम अपने देश को रन करेंगे, जो हम अपने देश को चलाएंगे, वो कैसा गवर्नमेंट रहेगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। किसके जरिए? डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र के माध्यम से क्या करेंगे? हम अपने देश को चलाएंगे। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट याद रखना, क्योंकि इसका आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो दूसरा गोल्स था वो ये था कि यहां पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, यानी जो द गवर्नमेंट
will be run for good of all, particular poor section and social disadvantaged ग्रुप्स। दूसरा गोल ये था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो भैया चलेगी, ठीक है, आजादी के बाद हम लोग अपने देश को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तौर पर चलाएंगे, लेकिन वो जो गवर्नमेंट होगी, वो जो सरकार होगी, वो एक अच्छा काम करेगी। और अच्छा काम किसके लिए करेगी? सभी के लिए। सभी के लिए कि मतलब पार्टिकुलर जो पुअर, हम लोग जानते हैं कि ये जो दिन था उस टाइम न जाने कितने लाखों करोड़ों भारतीय लोग जो दिन थे वो इस दिन का इंतजार करते कब हम लोग ब्रिटिश के 200 सालों से हम लोग आजाद होंगे, 200 गुलामी से, है ना। मतलब हम लोग एक तरह से स्लेव बन चुके थे, गुलाम बन चुके थे, और उसी के अब वही अब जंजीर टूटने वाला था। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनाया गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि द गवर्नमेंट विल बी रन गुड ऑफ ऑल पार्टिकुलर पुअर सेक्शन एंड सोशल डिसएडवांटेज गुड। लेकिन जो सरकार होगी वो सभी के लिए अच्छा काम करेगी, मतलब गरीब को भी एक साथ देखेगी, और साथ ही साथ जो सामाजिक मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो सामाजिक मतलब विभेदित समुदाय हैं, उन पर भी बहुत ज्यादा वर्क करेगी ताकि उन्हें भी क्या हो सके, बढ़ने का मौका मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं था, ये आखिर होता कैसे? रीजन ये हो गया, यहां पर ये हुआ क्या कि जो हमें आजादी मिली, इतने आसानी से आजादी नहीं मिली। ये 12th क्लास का जो पॉलिटी चैप्टर है, इसमें हम लोग पूरे के पूरे बुक में सबसे पहले तो जो मतलब मैं अभी बताऊंगा उसमें अगले 3 चैप्टर तक हम लोग को इसके चैलेंजेस को देखना है। मैं बताता हूं ये, क्योंकि जो हमारा जो फ्रीडम था, फ्रीडम came with partition of India, और ये किसमें? इन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो आजादी जो था, ये जो आजादी है, ये हमारे भारत के पार्टीशन से आया। हमारे भारत का जब बंटवारा हुआ, उस बंटवारे से क्या हुआ कि हमारा आजादी आया। हमें ऐसे ही आजादी नहीं मिली। हमारा देश भारत एक मतलब इट वाज अ वास्ट कंट्री, मतलब बहुत ही बड़ा क्षेत्र, एंड इट इज स्टिल अ वास्ट कंट्री। लेकिन जो हमारे से जुड़ा हुआ पाकिस्तान जो था, जो आज बट गया है, वो उसको अगर देखकर हम लोग करते तो दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जो हमें हरा सकती थी। लेकिन जो सोशल डाइवर्सिटीज थे, तुम्हारे जो लोगों के सोच थे, उनके कारण क्या हुआ कि देश 2 हिस्सों में बट गया, हिंदू और मुस्लिम में। तो ये जब चीज हुआ तो यहां पर तुम्हारा 3 चैलेंजेस होते हैं जो मतलब मेन कारण बनते हैं। 3 चैलेंजेस जो इंडिया को फेस करना पड़ा आफ्टर इंडिपेंडेंस। 3 चैलेंजेस। अब हम लोग देखते हैं, ये लोग सब अगर लिख लिए हो तो ठीक है, हम लोग सिंपली यहां पर से देखेंगे क्या कि ये 3 चैलेंजेस कौन थे जो तुम्हारे इंडिया को फेस करने पड़े। तो ध्यान से देखना। चलो, तो हम लोग देखने वाले हैं क्या, 3 challenges faced during the freedom, after the freedom। ये जो 3 चैलेंजेस थे, ये भारत को क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा आजादी के बाद। ये तीनों चैलेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका भी मतलब समझ में आएगा। थोड़ा सा अभी ध्यान से बस देखते ना, वीडियो को ध्यान से देखते रहना। सबसे पहला, सेकंड, और उसके बाद थर्ड। तो ध्यान से सुना। सबसे पहला जो चैलेंज था, वो क्या था तुम्हारा, टू शेप अ नेशन। हमें एक देश का शेप तैयार करना था।
टू शेप अ नेशन, सॉरी मैं इसे फिर से लिखता हूं, शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। समझे? हमें उस राष्ट्र का शेप तैयार करना था जो पूरी तरह से एक था। इंडिया और पाकिस्तान जो दोनों मिला हुआ था, लेकिन आजादी के बाद वो दो हिस्सों में बट गया, दो टुकड़ों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान में। तो जो आजादी के बाद जो हमारा इंडिया था, उसे एक नेशन का शेप देना था। कैसे देना था? एक नेशन का शेप, जो 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 पहले क्या था? एक था। तो ये तुम्हारा शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। ध्यान से सुनना। दूसरा जो चैलेंज था वो था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। दूसरा जो मेन चैलेंज था वो था तुम्हारा टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना एक बहुत ही मेन तुम्हारा मतलब सबसे मेन क्योंकि मैंने हम लोग ने शुरू में ही पढ़ा था क्या कि मतलब जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें दो गोल्स थे। दो गोल्स में से एक गोल्स क्या था तुम्हारा कि आवर कंट्री विल बी रन बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वही डेमोक्रेसी को हमें क्या करना था? एस्टैब्लिश करना था। ऐसा क्यों था कि ऑलरेडी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड some rights, constitution granted fundamental rights to the citizen। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिटीजन्स को कुछ राइट्स क्या कर दिया था? ग्रांट कर दिया था, है ना। ये कहने का मतलब ये कैसे तुम्हारा जो संविधान है वो कुछ राइट्स क्या कर दिया? लोगों को ग्रांट कर दिया कि आपके पास वो क्या है? अधिकार है। यानी जब ये अधिकार की बात आए तो निश्चित तौर पर यहां पर जो मतलब जो कंट्री होगी, यानी आवर कंट्री विल बी रूल्ड बाय अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो हमारा जो देश होगा वो कैसे रूल किया जाएगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। कैसे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब ये बात आती है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या? ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या? हमारा कंट्री जो है वो किसके कैसे रूल किया जाएगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? तो मैंने पहले ही बताया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या तुम्हारा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब बात आती है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? सिंपली कहने का मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या? तो इसका मतलब ये होता है द पार्टी with greatest representation in the parliament फॉर्म्स गवर्नमेंट, है ना। वैसी पार्टी अगर ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको इधर साइड लिख देता हूं, ध्यान से, ऐसे दिख रहा होगा कि वैसी पार्टी, द पार्टी विद ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन, वैसी पार्टी जो बहुत, जिसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही नंबर, मतलब पार्टी यहां पर कहने का मतलब या तो सिंगल मेजोरिटी पार्टी या तो कोलिजन ऑफ पार्टी, जो मतलब सबके साथ मिलकर बनाता है। तो वैसी पार्टी जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो? बहुत ही ज्यादा हो पार्लियामेंट में, तो वही क्या करती है? सरकार बनाती है। जैसे हमारे मतलब जैसे इसका हम लोग एग्जांपल, करंट एग्जांपल देखो, लोकसभा में 545 सीट है, 543 सीट है, जिसमें से तुम्हें मतलब मेजोरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार बनाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर सरकार का जितना सीट चाहिए, अगर उतना सीट आ जाता है तो वो सरकार बना दे, नहीं अगर आता है, कम आता है, तो वो किसी दूसरे के साथ मिलकर क्या करेगी? सरकार बनाएगी। ठीक इसी तरह एनडीए और तुम्हारे जो यूपीए जो की सरकार है वो क्या करती है? सरकार बनाती है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। और जो तीसरा था वो था अचीविंग इकोनॉमिक
डेवलपमेंट इक्वली एंड सोशली, है ना। यहाँ पर क्या था कि हमें क्या करना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना था इक्वली एंड सोशली, है ना। इकोनॉमिकली एंड सोशली कहने का मतलब क्या कि उस टाइम जब हमारा जो मतलब भारत जो देश था वो सोने की चिड़िया था, लेकिन इस चिड़िया को कौन उड़ा कर ले गया था, तुम्हारा ब्रिटिश। बचा इसके पास सिर्फ और सिर्फ वो क्या था, मांस था, पूरे के पूरे सोने के पंख को उड़ा कर बोले गया था। तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देश में करना था। तो अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वली एंड सोशली, इसके लिए क्या हुआ तुम्हारा सिंपली कि मतलब ये अचीव करने के लिए तो मतलब फॉर द डेवलपमेंट वी नीड सम राइट्स, है ना। इक्वल मतलब हमें ऐसा मतलब डेवलपमेंट करने के लिए हमें कुछ राइट्स की जरूरत होगी जो वर्क करेगा सभी पर इक्वली और सोशली, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वली एंड सोशली, हमें इक्वली एंड सोशली क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना था। ठीक है, फिर हम लोग अगर बात आते हैं तो इसमें क्या था, तो मतलब सिंपली जो मैंने बताया कि ये अचीव करने के लिए हमें जो डेवलपमेंट होगा, जो मतलब तुम्हारा विकास होगा वो सभी के लिए इक्वल होगा, ना कि मतलब किसी सर्टेन कम्युनिटी के लिए या फिर सर्टेन सेक्शन के लिए। इसलिए क्या हुआ, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन laid down some rights। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या, इसलिए इसके लिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कुछ राइट्स को मतलब लगा दिया, कुछ राइट्स दिया सिटीजन्स को। laid down some rights and social protection for पुअर। किसके लिए सोशल प्रोटेक्शन दिया गया, फॉर पुअर के लिए या फॉर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। मैं डायरेक्टली लिखता हूं, फॉर सोशली डिसएडवांटेज्ड, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सॉरी, उसके लिए ध्यान देना। फॉर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स कॉमा रिलीजियस की बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब पाकिस्तान का डिमांड ही हुआ था वो इस चीज़ को लेकर कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ही ज़्यादा होंगे उनके लिए एक अलग देश होगा, है ना। लेकिन ये बात हुआ नहीं, क्योंकि उस देश में भी और भी अलग धर्म के लोग थे, हमारे देश में अलग धर्म के लोग हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, धीरे धीरे समझ में आएगा। फॉर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, रिलीजियस कम्युनिटी, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि सिंपली कुछ राइट्स और कुछ सोशल प्रोटेक्शन दिए तुम्हारे सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को और रिलीजियस कम्युनिटी को। किस लिए बाबू, सो दैट इट कुड अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, ताकि वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो मेनली हम लोग 3 चैलेंजेस को देखे हैं, और इसमें से मैं ये सेकेंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, और ये 3rd चैप्टर में देखेंगे हम लोग अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वली एंड सोशली। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग अभी जो चैप्टर देखेंगे वो है क्या, तुम्हारा शेप ऑफ नेशन। क्या है तुम्हारा, शेप ऑफ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, और इसी को तुम्हारा इसका मतलब होता है नेशन बिल्डिंग, जो हमारा चैप्टर का क्या है, नाम है नेशन बिल्डिंग, यानी एक राष्ट्र का निर्माण, एक राष्ट्र का निर्माण। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो तुम लोग सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को साथ ही साथ शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।